आरंभ माननीय कुलपति जी द्वारा आज किया गया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के सभी विभागों की ओर से मैं माननीय कुलपति का हार्दिक शनेश्वर पर्सन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इसी कड़ी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के हमारे कुल सचिव महोदय, आपके द्वारा जब भी मैं किसी कार्यक्रम के लिए जाता हूँ तो सहर्ष स्वीकार होता है और यही कहा जाता है कि डॉक्टर साहब आप कोई भी हो कार्यक्रम करिए और काम करते रहिए। तो मैं ऐसे कर्मठ कुल सचिव जी का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय शनेश्वर पर्सन में हार्दिक हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन साहब, यहाँ पर मध्य समाज विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर और स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर मोहम्मद अरशद साहब, आपने शारीरिक शिक्षा खेलकूद के क्षेत्र में और समाज विज्ञान क्षेत्र में हमारे जो 5 गांव जो गोद लिए गए हैं, आपके द्वारा कार्यक्रम संचालित चल रहा है और योगा की प्रक्रिया वहाँ पर भी संचालित होगी। मैं आपका भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय डॉक्टर अतुल कुमार उपाध्याय जो आज के मुख्य वक्ता हैं, आरबी डिग्री कॉलेज, आरबी फार्मेसी कॉलेज, ये आपका बुरी चौराहे पर है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप और आज आपको आयुर्वेद के ऊपर आप अपना वक्तव्य देंगे। मैं इनका भी शनेश्वर परिसर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बताना चाहता हूँ कि आज से ये कार्यक्रम आरंभ हो रहा है और ये 21 जून तक ये कार्यक्रम शनेश्वर परिसर में ये संचालित रहेगा और मैं डॉक्टर साहब के सहयोग से आयुर्वेदिक के जितने भी वक्ता होंगे उनका सहयोग दूंगा और योगा की जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा ये प्रातः 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये क्रियाएँ चलती रहेंगी। इसी कड़ी में पालीवाल पार्क कैंपस में हमारा अर्हम ध्यान योग और हठ योग से संबंधित जैन मुनि द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, एक दिन रोज योग है, आपका जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर पालीवाल पार्क में ये कार्यक्रम संचालित होंगे। इसके बाद आपका जेपी सभागार और आपका खंदारी कैंपस में जो कन्वोकेशन ग्राउंड है वहाँ पर हमारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित होगा, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, सभी अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे और महाविद्यालयों के भी छात्र होंगे। हमारे स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जो संघ हैं उनके भी छात्र वहाँ पर होंगे, एनएसएस के छात्र भी रहेंगे और एनसीसी के भी छात्र रहेंगे। ऐसा हम लोग खुद से करते आए और ये प्रक्रिया वहाँ पर रहेंगी। इसी क्रम में मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षा विभाग हर साल जो एक वर्कशॉप आयोजित होती है, इस बार हमारा 1 वर्ड 1 हेल्थ थ्रू योगिक प्रैक्टिस, ये एक वर्कशॉप है, 7 दिन की रहेगी। इसका आयोजन खंदारी कैंपस में होगा और ये 7 दिन कार्यक्रम चलेंगे। इसमें सुबह 5 बजे से लेकर और 10 बजे तक इसमें हवन होगा और मंत्र उच्चारण होगा, क्रियाएं होंगी, आसन होंगे और इसमें योग होगा, मेडिटेशन होगा। यानी योग से संबंधित ये जो कार्यक्रम है जो माननीय कुलपति जी द्वारा हमें जो निर्देशित किया गया है, पूरे महीने पूरे विश्वविद्यालय के तीनों प्रांगणों में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके साथ ही हमने आंगनबाड़ी और जो 7 गांव जो हम लोगों ने विश्वविद्यालय ने जो गोद लिए हैं, उसमें मेरी प्रोफेसर साहब से, अफसर साहब से बात हुआ है। हम लोग उन गाँव में जाकर योग के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और उनको बताएंगे, जिससे हमारा योग का जितना अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार हो प्रयास रहेगा। तो इस मंच के माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से एफिलेटेड बीपीएड के करीब 20 कॉलेजेस हैं और बीपीईएस के करीब 10 कॉलेजेस हैं। इन सभी में योग की प्रक्रियाएं संचालित होंगी जैसा कि आपने निर्देश दिया था और सभी लोगों के फोटोग्राफ जो हमारी नैक की टीम में आइए संकलित होंगे, वो सब हम लोग सारी चीज़ें जो भी हैं सबको आप फोटोग्राफ आपको जी 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 तो कल मेरी कुल सचिव महोदय जी से बात हुई थी, तो कुल सचिव जी का यही कहना था कि जब तक ये डेटा हमारे पास नहीं होगा तब तक हम इसमें उपलब्धि नहीं पाएंगे। प्रिय छात्रों और मेरे साथियों, मैं ये भी और बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ एक ऐसे एसोसिएट रजिस्ट्रार साहब हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड दिलवा के आए हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे विश्वविद्यालय को भी आए और अपने विचार कुलपति महोदया, आदरणीय कुल सचिव, आदरणीय अधिष्ठाता छात्र कल्याण, आदरणीय निदेशक महोदय शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद विभाग, जैसा कि विदित है कि आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं योग एवं आयुर्वेदिक परामर्श शिविर हेतु। उसमें आयुर्वेद और योग पर मुझे व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ।
और योग के बारे में। सबसे पहले हम आयुर्वेद के बारे में जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद एक्चुअल में है क्या। तो हमारे यहाँ एक श्लोक जो है वो आयुर्वेद के ट्रिटाइज में मेंशन किया गया है, हिता हितम सुखम दुख मायुस्तस्य हिता हितम मानम चतच यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। मतलब हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, इन चीज़ों का जिस ग्रंथ में वर्णन है एक्चुअल में वो आयुर्वेद है। अब यहाँ हितायु क्या है? हितायु मतलब जो हमारे जीवन के अनुकूल, फेवरेबल हो। अहितायु क्या है? कि जो प्रतिकूल हो। सुखायु मतलब निरोगी, और दुखायु क्या? मतलब रोगग्रस्त बने रहना। तो एक्चुअल में आयुर्वेद की इन चीज़ों का जिस ग्रंथ में वर्णन है वही आयुर्वेद। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में काफ़ी वर्णन देखने को मिलता है। ये माना जाता है कि ईसा पूर्व 3000 से 50,000 वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, और शुरुआत इसे ब्रह्मा जी से इसकी शुरुआत हुई है। और ये ट्रांसफ़र होते होते कहीं अश्विनी कुमार, फिर इसके बाद ये ट्रांसफ़र होते होते इंद्र और भगवान धन्वंतरी के पास ये विद्या जो है ट्रांसफ़र हुई है। और भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा विज्ञान का भगवान माना जाता है, जिन्होंने निरोग होने के लिए या आरोग्य प्रदान करने के लिए हमेशा प्रयास किया, या एक तरीके से हमें वरदान दिया। स्वस्थ किसे कहते हैं? हम जनरली ये मान लेते हैं कि नहीं, फिजिकली अगर हम स्वस्थ हैं तो छोटा सा हम मान सकते हैं कि संकुचित विचार है। हमारे यहाँ एक आचार्य हैं आयुर्वेद में, आचार्य सुश्रुत, उन्होंने एक श्लोक दिया हुआ है, समदोषा समाग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। आयुर्वेद जो है वो 3 दोषों पर काम करता है। ये माना जाता है इन दोषों में कहीं इक्विलिब्रियम जो है, जो साम्यावस्था है, वो अगर कहीं डिस्टर्ब होती है तो रोग का कारण बनती है। तो अगर ये दोष जो हैं वो सम है, इक्विलिब्रियम में है, समदोषा समाग्नि, हमारी जो अग्नि है, वैसे तो 13 अग्नियाँ होती हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जठराग्नि, अगर ये सम अवस्था में हमारा शरीर बना हुआ है, अगर इनमें साम्यावस्था है, मल क्रिया, जो त्रिमल होते हैं, स्वेद मल मूत्र, इनकी क्रियाएं प्रॉपर अगर होती हैं, आपने देखा होगा कि अगर ये क्रियाएं इनकी इम्प्रॉपर हो जाएं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है रोगावस्था बन जाती है। तो इनकी क्रियाएं जो हैं अगर प्रॉपर वे में हो रही हैं, इसके साथ में ऐड किया गया है प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, मतलब इन 3 चीज़ों की, ये शारीरिक आपकी गुण है, शारीरिक लेवल पे ये हम बोल रहे हैं। एक चीज़ आ जाती है मानसिक लेवल पे, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, मतलब हमारी आत्मा, मन और इंद्रियां अगर ये प्रसन्न हैं तभी ये सब मिला के एक स्वस्थ कहलाए। स्वस्थ जीवन उसी को बोलेंगे। मतलब यहाँ पे ये है कि शारीरिक और मानसिक दोनों लेवल पे हमें स्वास्थ्य को परिभाषित करना है। WHO ने भी अपने डेफिनेशन में बोला हुआ है, अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, दैट इज वीकनेस। मतलब केवल यही नहीं माना है कि फिजिकली फिट रहना स्वास्थ्य कहलाएगा, फिजिकली के साथ मेंटली भी हमें फिट रहना है, फिजिकली के साथ में हमें हमारी सोशल वेलबींग जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है उसका भी हेल्थ पे असर पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग फिजिकली तो फिट हैं लेकिन वो सोसाइटी से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। क्या वो हेल्दी कहलाएंगे? नहीं, वो हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी है। हम अगर सोसाइटी से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं, तब कहीं हम मानेंगे कि हाँ, हम फिजिकली, मेंटली और सोशली हर तरह से फिट हैं। क्लियर? आयुर्वेद का एक्चुअल में प्रयोजन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ये जो दूसरा पार्ट है, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, आयुर्वेद में हम लोग उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। इंपॉर्टेंस किस चीज़ को देते हैं? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब हम बीमारी की स्थिति आने ही न दें, बीमारी को हमें ट्रीट करने का जरूरत ही ना पड़े। हम क्यों बीमारी के पीछे भागें? हम ऐसी अपनी लाइफस्टाइल बना लें कि बीमारी हो ही ना।
और आज की डेट में आप यकीन नहीं करेंगे 70% 70 to 90% बीमारियां जो हैं साइकोसोमेटिक हैं, ये जीवन शैली से आधारित है। और आयुर्वेद को आप एक्चुअल में क्या मानते हैं? इसे केवल चिकित्सा विज्ञान मानना एक बहुत बड़ी गलती है। एक्चुअल में ये चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये जीवन शैली है, ये एक लाइफ स्टाइल है। इसे हम अगर अडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली हम हेल्दी रहते हैं। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर कहीं बीमारियां हैं तो वो जीवन शैली से रिलेटेड है। आपको शायद जानकारी होगी कि हमारा देश जो है वो डायबिटीज़ का कैपिटल बन गया है। हर 5वां आदमी जो है ना वो डायबिटीज़ से पीड़ित है। क्यों? आपको शायद जानकारी हो या ना हो, आगरा में फैटी लिवर हर चौथे आदमी को है। क्यों? मैंने भी देखा है यहाँ पे लोग वॉक करके मॉर्निंग में आएंगे और शॉप पे बीड़ी खाना शुरू। तो आपने जितना वहाँ कंज्यूम किया कैलोरी, वहाँ बीड़ी में सारी चीज़ें जो हैं। अच्छा, एक मेडिटेशन के बारे में एक मिथक है। मेडिटेशन क्या, ये मतलब स्टेटस सिंबल बन गया है। आप किसी भी यंग जनरेशन में गर्ल्स से पूछिए क्या करते हैं आप मॉर्निंग में, आपका रेजिमेंट क्या है, तो उनका एक ही जवाब है मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन वो तरह तरह से मुंह बना के बोलना बड़ा अच्छा लगता है कि मेडिटेशन करते हैं। एक्चुअल में मेडिटेशन इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि आपने ज्ञान मुद्रा करके और अनुलोम विलोम कर लिया तो ये मेडिटेशन है ना। योग एक बहुत बृहद चीज़ है। योग 8 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। 8 सीढ़ियाँ आप पार करेंगे तब कहीं जाके आप योग की सिद्धि कर पाएंगे। पहली सीढ़ी है यम, दूसरी सीढ़ी है नियम, तीसरी है आसन, चौथा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम क्या है? यम कुछ नियम है कि जिन्हें हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना है। 5 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा क्या? नॉन वायलेंस। अब आप कहेंगे नॉन वायलेंस मतलब किसी को हमें मारना पीटना नहीं है ना। ये एक शारीरिक अहिंसा कहलाएगी। आपको मनसा वाचा कर्मणा, इनसे भी हमें अहिंसक रहना है। मन से भी हमें किसी के साथ हिंसा नहीं सोचना है। कर्म से तो करना ही नहीं है। वाचा, तो वाचा आपने इस बेल्ट में इतना ज़्यादा देखा होगा कि आपको कुछ जुमले ऐसे ही लाइफ स्टाइल में शामिल मिलेंगे, मतलब हंसते खेलते वो बोल देंगे। अब्यूजमेंट खूब देखा होगा आपने। एक्चुअल में वो हिंसा, अहिंसा, सत्य, सत्य बोलना। सत्य केवल बोलने से नहीं है, आपके मन में भी सच होना चाहिए। इसमें भी मनसा वाचा कर्मणा होना चाहिए। फिर स्तेय, चोरी की भावना नहीं होना चाहिए। आपके अंदर एक रहता ना, चोरी वही नहीं है कि आपने यहाँ से चीज़ उठा ली, इसकी जानकारी है ना, अकेली ये चोरी नहीं है। आप अगर ये भी है, अरे इसके पास अधिकार है, कैसे हमें निपटाना है, कैसे हमें कैसे भी लेके जाना, एक्चुअल में वो भी चोरी है। ठीक है ना। इससे अपरिग्रह बहुत ज़्यादा इस समय चल रहा है। एक्चुअल में ये भौतिकतावाद संसार कि हमारे अंदर इच्छाएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं, हमारे पास ये भी हो, हमारे पास वो भी हो। एक गाड़ी में 5 लोग ही बैठ सकते हैं और उन्हीं 4 पहियों से चलती है और आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। लेकिन ये इच्छाएं अनंत हैं कि मारुति 800 से लेकर और अंबानी जी का रोल्स रॉयस तक ये खत्म नहीं होती है। उनकी भी आकांक्षाएं अभी खत्म नहीं होंगी। परिग्रह है, इस परिग्रह से मैं दूर रहना है। एक्चुअल में ये दुख का कारण बनता है, बंधन का कारण बनता है। तो अपरिग्रह की भावना होना, ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य को एक ही चीज़ माना जाता है कि हम सेक्सुअल इंडल्जेंट ना रखें, सेक्सुअल एक्टिविटीज से दूर रहें ना, ऐसा नहीं है। 2 तरह के ब्रह्मचर्य होते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, वैवाहिक ब्रह्मचर्य। एक्चुअल में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य जो होता है वो ज्ञानार्जन के लिए होता है। उसमें कंप्लीट सेक्सुअल एक्ट से दूर रहा जाता है, टोटली आदमी अध्यात्म में प्रवेश करता है। वैवाहिक ब्रह्मचर्य क्या है? उसमें प्रजोत्पादन के लिए सेक्सुअल एक्ट किया जाता है, संयमित सेक्स। तो ब्रह्मचर्य जो है वो भी यम की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट स्टेप क्या? अब ये अगर स्टेप आपने चढ़ गए, दूसरा स्टेप क्या है? नियम। कुछ नियम होते हैं, समाज से रिलेटेड कुछ नियम होते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच मतलब क्लीनलीनेस, आपके अंदर जो है ना एकदम क्लीनलीनेस होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। संतोष, एकदम हमें संतोष होना चाहिए। हमारे पास जो है ऊपर वाले का दिया हुआ है, पर्याप्त। हमारा घर चलना चाहिए, हमारा पेट पलना चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ना चाहिए, हमारा हेल्थ जो है कोई भी अगर इशू होता है तो उसके लिए हम कुछ कर पाएँ। अगर इतने में आदमी संतुष्ट है, दैट मीन्स संतोष,
शौच, संतोष, तप, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें तपस्या के बिना कुछ नहीं मिलता। आप ये जॉब पाए हुए हैं या फिर आपने यहाँ एडमिशन पाया हुआ है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तप का इसमें रोल है। बिना तपस्या के ये संभव नहीं हो सकता है। स्वाध्याय, डेली पढ़ने की आदत डालना बहुत जरूरी है। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। एक आदत बनती है कि आप आध्यात्मिक कोई भी ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, आपको डेली कम से कम 1 घंटे पढ़ना है। ईश्वर प्रणिधान, मतलब आपने अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया। एक्चुअल में ये ईश्वर प्रणिधान है। नेक्स्ट क्या है? आसन। आसन आप यकीन नहीं करेंगे, मैक्सिमम लोग योग को आसन से ही जोड़ के देखते हैं कि पोस्चर्स जो हैं वो ही योग है। एक्चुअल में वो योग नहीं है। पातंजल योग सूत्र में केवल मुश्किल से 4 या 5 सूत्र हैं, बाकी 195 सूत्र जो हैं वो मानसिक लेवल पे काम करते हैं। शारीरिक लेवल पे आसन जो है केवल 4 सूत्र या 5 सूत्र हैं, और 190 सूत्र जो है वो मानसिक लेवल पे काम करते हैं। योगा का मैक्सिमम पार्ट जो है मेंटल लेवल पे आपको कहीं ना कहीं जो है ट्रीट करता है। और एक्चुअल में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स आज की डेट में ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम बीमारियां जो हैं साइकोसोमेटिक हैं, कि आप सोच बहुत रहे हैं, जो बोलते हैं ना हरी भरी करी। एक्चुअल में ये मेन कॉज है बीमारियों के। हरी बहुत जल्दबाजी है आपकी, देखो लोग भागे फिर रहे हैं। मतलब एक छोटा सा काम है वो इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब समझ में नहीं आ रहा है किस जल्दबाजी में है। वरी चिंता में है, मतलब चिंता शौक बन चुका है। अरे यार कैसे हो, कैसे कर पाएंगे? प्लान कीजिए ना, प्लान करके सारी चीज़ें संभव है। आप अगर प्लान नहीं करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको इरिटेशन होगा। करी बहुतायत में चल रहा है। अच्छा चटपटा भोजन करना है, हमें समोसे खाना है, हमें बर्गर खाना है, पिज्ज़ा खाना है, जंक फूड बाहर आ गई। बच्चे इससे अछूते नहीं रह गए हैं। आज की डेट में आप पढ़ रहे होंगे न्यूज़ में कि 10-10 साल के बच्चे हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। क्यों? करी। तो ये मेन कॉजेज हैं। अभी सर चर्चा कर रहे थे कैंसर के बारे में। एक्चुअल में इसके पॉजिटिव फैक्टर्स आपने सुने होंगे कि टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग या कुछ इस तरीके के कार्सिनोजेंस होते हैं, केमिकल्स वगैरह। एक्चुअल में है, ये भी हैं, लेकिन आज कॉन्फ्रेंसेज में जो मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है वो है स्ट्रेस। सबसे बड़ा फैक्टर बन के आ रहा है सामने स्ट्रेस। ऑन्कोलॉजी में इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जा रहा है कि स्ट्रेस अगर है तो बट नेचुरल है आपकी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी जो है वो अफेक्टेड होगी ही। और अगर इम्यूनिटी आपकी अफेक्टेड हुई तो एक बीमारी नहीं, बीमारियों का गढ़ बन सकता है शरीर। क्लियर? तो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद निरंतर इस दिशा में काम करता है। आयुर्वेद एक्चुअल में एक बीमारी का इलाज नहीं है कि आपको यहाँ पे एक फोड़ा हो गया तो एलोपैथी में तो ये होता है कि उस फोड़े का इलाज किया जाता है। आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद में बॉडी एज अ होल ट्रीट किया जाता है, आपके पूरे शरीर को ट्रीट किया जाता है। वो फोड़ा जो है वो केवल एक लक्षण है। एक्चुअल में आपके शरीर में कोई एक दोष जो है वो इम्बैलेंस स्टेट में आ गया है, असाम्य अवस्था में आ गया है, हमें उसे बैलेंस लेके आना है। तो अगर वो हम बैलेंस कर देंगे दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको आपका शरीर जो है स्वास्थ्य की तरफ उन्मुख हो जाएगा। ठीक है? तो बॉडी एज अ होल हम ट्रीट करते हैं, इसलिए इसे हॉलिस्टिक साइंस बोला जाता है। इसमें बहुत लंबा क्षेत्र है कि आपको बचपन से लेके और मरने तक का सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। चाहे वो बाल रोग विभाग हो, चाहे वो काय चिकित्सा विभाग हो, चाहे वो रसशास्त्र विभाग हो, चाहे वो द्रव्य गुण विभाग हो, चाहे वो संस्कृत एंड योगा विभाग हो, ऐसे बहुत से विभाग हैं। वो आपके शुरू से लेके लास्ट तक के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आप स्वस्थ रहेंगे। क्लियर? बहुत सी चीज़ें मेंशन की गई हैं। सदव्रत, आचार रसायन, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपके पर्सोना को अफेक्ट करती हैं, आपके पर्सोना को बनाती हैं। आपके पर्सोना को इस तरीके से बिल्डअप किया जाता है कि आप दुनिया की समस्याओं से अपने आप को तैयार कर सकें, आप उनसे लड़ सकें। तो ये आयुर्वेद का बहुत बृहद क्षेत्र है, हम लंबा नहीं खींचेंगे, टीचर्स को आदत रहती है बहुत बोलने की। योगा जो अभी इसके बारे में बातचीत चल रही है, मार्च 13 से 15 तक तालकटोरा स्टेडियम में मोरारजी देसाई आयुर्वेदिक संस्थान और आयुष विभाग ने मिलकर इस पर काम किया है और योगा महोत्सव आयोजित किया है। और 2014 में यूएसए में हमारे माननीय मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन्होंने यूएसए में
एक अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के बारे में बात की थी। 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ में आई थिंक 199 देश हैं, ऐसा कुछ है। तो उन सदस्यों ने इसको अप्रूवल दिया कि 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। तो तब से जो है 2015 से लगातार हर वर्ष योगा दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी मार्च से शुरू हो गया है, एक उल्टी गिनती शुरू हुई है 100 दिन की। तो इसमें लगातार जो है योगा से रिलेटेड जो है कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स जो है कंडक्ट होते रहेंगे। इसमें डिफरेंट संस्थानों को और बहुत से विभागों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। और पहले ये शहरों तक सीमित था, अब लेकिन क्या है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं के लेवल पे भी इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। और इसका रीज़न ये है कि आपने कोरोना में इसके इम्पोर्टेंस को देखा होगा, आयुर्वेद और योगा के इम्पोर्टेंस को। मैक्सिमम आपने देखा होगा जो कोरोना में कैजुअलिटीज़ हुई हैं, डेथ हुई हैं, वो वीक इम्यूनिटी के कारण हुई है। जो टारगेट ग्रुप था वो ओल्ड एज पेशेंट्स थे या ओल्डी लोग थे, या जैसे कोई कोमॉर्बिडिटी अगर है कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कार्डियक एलमेंट है, तो उनके साथ कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हुई है। लेकिन जिनकी जो जीवन शैली है वो उन्होंने अपनी मेकअप करके रखी हुई थी, बना के रखी हुई थी प्रॉपर वे में, उनको कुछ नहीं हुआ। कोरोना आके छू के चला गया। और एक्चुअल में ये कोरोना जो था वो इम्यूनिटी का ही खेल था कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो बच गए और जिनकी इम्यूनिटी वीक थी वो नहीं बच पाए। आयुर्वेद का आपने काढ़ा खूब सुना होगा, पिया भी होगा। तो उसके बहुत से एविडेंसेस भी आए हैं सामने कि बड़ा इफेक्ट किया है कोरोना के दौरान। योगा का बड़ा रोल रहा है कि डेफिनेटली लंग्स को ज़्यादा अफेक्ट किया है कोरोना ने, उसमें योगा का बड़ा योगदान रहा है, खासतौर पे अनुलोम विलोम का या जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं उनका बहुत योगदान रहा। तो उस दौरान आयुर्वेद और योग का महत्व जो है वो हम समझ चुके हैं और उस चीज़ को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, ग्लोबली एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। आयुर्वेद को एक्चुअल में हो चुका है, WHO ने योगा को रिकॉग्निशन दे दिया है, सारे देशों ने योगा को एडॉप्ट कर लिया है। योगा में भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। योगा एक्चुअल में क्या है, योगा चित्त वृत्ति निरोधक, मतलब हमारे चित्त की वृत्तियां जो हैं उनके निरोध को योगा बोलते हैं। योगा जुड़ने की चीज़ है ना, योग मतलब क्या, जुड़ना। तो जुड़ना किससे, आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, एक्चुअल में ये योगा है। और इसके लिए जरूरी किस चीज़ की है, जरूरत किस चीज़ की है कि आप अपनी सारी इंद्रियां जो हैं उनको अपने चित्त में केंद्रित कर लीजिए। आप भूल जाइए आपका सराउंडिंग क्या है, आपको केवल अपने चित्त में जो है ध्यान लगा के रखना है, एकाकार होके रहना है। आप एक कंडीशन वो आ जाए कि केवल ध्येय रह जाए, ध्याता और ध्यान गायब हो जाए, आप शून्य में स्थित हो जाए। आप सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न कुछ जरूरी नहीं है, आपको कुछ नहीं दिखाई दे, सुख कोई चीज़ नहीं है, दुख कुछ नहीं है, ये आना जाना लगा रहता है। एक्चुअल में ये क्या है, ये उपधा है। हमारे यहाँ एक नैष्ठिकी चिकित्सा भी होती है, मतलब उपधा मतलब तृष्णा, तृष्णा का सर्वथा त्याग। कि अगर हमारे अंदर तृष्णा रहेगी तो ये कहा जाता है कि हम जीवन इसके दुनिया के बंधन में बंधे रहेंगे, संसार के बंधन में बंधे रहेंगे। और वो कारण बनेगा किस चीज़ का, पुनर्जन्म का, बार बार जन्म लेंगे। जैसे रहता ना, आपने देखा होगा अपने बुजुर्गों को, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो पढ़ लिख जाए अच्छे से। अब वो पढ़ लिख गया, अच्छा, हम चाहते हैं इसकी अच्छी शादी हो जाए, शादी भी हो गई। हम इतना और चाहते हैं कि अच्छे बच्चे हो जाए, बच्चे भी पैदा हो गए। अब हमारी अंतिम इच्छा ये है कि बच्चों की अच्छी शादी हो जाए। अब ऐसे अपन बनाते रहते हैं कुछ ना कुछ जो बंधन है उसमें अपने आप को बांधते रहते हैं। कारण यही रहता है पुनर्जन्म का कि हम बार बार पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा जो है ना बनी हुई है। अपन कहते हैं ना, आपकी कोई भी बुजुर्ग है, क्या इच्छा है आपकी, क्या खाने की इच्छा है? अगर कोई भी बुजुर्ग आपको लग रहा है कि वर्ज ऑफ डेथ है, तो आप अगर कोई भी इच्छा करते हैं आप कर दो पूरी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं रसगुल्ले खाना है, डायबिटिक है भी, आप खिला दो। आपको मालूम है कि ये इनका अंत समय आ गया है, लेकिन कोई इच्छा अधूरी न रह जाए। क्यों? क्योंकि वो रसगुल्ला खाने फिर से आएंगे। तो हमें रसगुल्ला खाने में उनको नहीं बांधना है, हमें आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाना है। एक्चुअल में दैट इज सॉल्वेशन, दैट इज अचीवमेंट ऑफ सॉल्वेशन। मोक्ष की प्राप्ति वही कहलाती है। और हमारा जीवन भी यही है, जीवन का सत्य भी यही है। तो योगा चित्त वृत्ति निरोधन, एक और इसकी डेफिनेशन है, योगा कर्मसु कौशलम, भगवद गीता का ये रेफरेंस है। तो आप जो कर रहे हैं ना, आप यहाँ फिजिकल एजुकेशन में जो करने आए हैं, जो कोर्स करने आए हैं,
आप उसको भी शिद्दत के साथ अगर कर जाते हैं तो डेफिनेटली आपने योगा की सिद्धि कर ली, योगा को प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने शिद्दत के साथ काम किया है, पूरी कुशलता पाई है उसकी, और आप उससे कहीं ना कहीं सराउंडिंग जो है, समाज जो है, उसको बेनिफिटेड करेंगे। सेम आयुर्वेद का भी काम है कि हमारा काम ये है कि लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करना, और उससे भी पहले हमें बीमार हो ही ना, निरोगी ही रहे, कोई भी काया जो है निरोगी ही रहे, उसके लिए प्रयास करना। मॉडर्न में भी दिया हुआ है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के बहुत से स्टेप्स होते हैं, प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन जो है उसे हम नहीं डील करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिसेबिलिटी वाली कंडीशन हो जाती है। प्राइमोडियल प्रिवेंशन है, उस पर हमें वर्क करना है, हमें कोई चीज़ जो है पैदा होने ही नहीं देना। तो इसी तत्वावधान में आगे शिविर जारी रहेगा। 21 मई से 21 जून तक लगातार ये शिविर चलता रहेगा। इसमें आपको आयुर्वेदिक और योगा परामर्श जो है प्रदान किया जाएगा हमारे डॉक्टरों की तरफ से, और जो भी आपके सवालात होंगे उनका प्रॉपर समाधान किया जाएगा। आयुर्वेद को समझने का मौका मिलेगा, योगा को रियल अर्थों में समझने का मौका मिलेगा। प्राणायाम क्या होता है, प्रत्याहार क्या होता है, धारणा क्या होती है, ध्यान क्या होता है, समाधि क्या होती है, और इनका इम्पोर्टेंस क्या है। योगा केवल इतना ही है, जैसे डिटॉक्स थेरेपी आपने सुना होगा, 5 स्टार होटल्स में ये सब दिए जाते हैं डिटॉक्स थेरेपी। एक्चुअल में क्या है, हमारे आयुर्वेद में पंचकर्म कहलाता है। रोमन, परिचन, बस्ती, आस्थापन, निवासन, ये सारी चीज़ें ये पंचकर्म में आती हैं। मतलब बॉडी को प्योरीफाई कर किया जाता है, बॉडी का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है कि जिससे जो दवाएं हैं वो उस पर काम कर सकें। सेम योगा में भी है। योगा में षटकर्म होते हैं, नेति, नौली, बस्ती, त्राटक, कपालभाति, ऐसे 6 प्रोसीजर्स हैं जिससे बॉडी को प्योरीफाई किया जाता है, बॉडी का शोधन किया जाता है, शरीर का शोधन किया जाता है। तो बहुत बृहत क्षेत्र है। आपको 1 महीने में ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, आपकी क्वेरीज जो है सॉल्व की जाएंगी, और आगे के लिए शुभकामनाएं। और थीम जो है, जो 2023 अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बनाई गई है, जो गवर्नमेंट ने दी है, वो है 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ। एक्चुअल में ये थीम जो है वो हमारा एक जो सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत रहा है, वसुदेव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को एक यूनिट मान के चल रहे हैं। हम स्वार्थी नहीं हैं कि हम केवल भारत देश को ही स्वस्थ बनाएंगे, नहीं, हम पूरे विश्व को लेके चल रहे हैं। जैसे विवेकानंद जी ने शिकागो में एक भाषण दिया था ना, माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर, तो उसमें क्या अवधारणा थी, वसुधैव कुटुंबकम। ये जो थीम है ना, वो वसुधैव कुटुंबकम पर ही बनी हुई है कि हमें पूरे विश्व को लेके चलना है और सबको हेल्दी बनाना है, और हेल्दी बनाने का सबसे बड़ा नुस्खा रहेगा आयुर्वेद एवं योगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए।